हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हमारा टारगेट है एमपीपीएससी 2022। उसके लिए हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आए हैं आपको एमपीपीएससी मेंस के लिए। अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया है 2015, 16, 17, 18, 19। अभी आने वाला है ये सारा इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपको 10 शब्दों में कैसे लिखना है, 50 शब्दों में कैसे क्या लिखना है। ठीक है, इसकी एक सीरीज चल रही है। आज हमारा जो लेक्चर है वो आपका हिस्ट्री का है, ठीक है, इतिहास का। इसमें आज हम देखेंगे कि आपको 50 शब्दों में कैसे आंसर लिखना है। मेरा मेन मकसद है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। नोट्स आपको मतलब बहुत सारे जो कोचिंग्स हैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन आपके अंदर ये टैलेंट आना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चंस को कैसे आंसर कर पाए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है नॉर्मल तरीके से, लेकिन आपको पता है 2020 में भी, अभी 21 वाले पेपर में भी पीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है। वो हर क्वेश्चन के लास्ट में मूल्यांकन, आलोचना, ये सारे वर्ड घुसा देती है। उससे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आलोचना आ गया तो अब क्या लिखें, मूल्यांकन आ गया तो अब क्या लिखें। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं होते। ठीक है, आज जो है हमारा वो भी बेसिक का ही है कि कैसे आपको मेन चीजें लिखनी है। एक हम पूरा लेक्चर लेंगे कि अगर कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन मूल्यांकन में पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, उसी की आलोचना पूछी गई तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा कि आपके अंदर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपके अंदर ये चीज आनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए कि आप आंसर राइटिंग कर पाए। ठीक है, आप बहुत सारे नोट्स इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारा पढ़ लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप खुद अपना आंसर लिख के ना देखें। ये ना देखें कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, कौन सा अच्छा है। ठीक है, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन लिख पा रहे हैं, आप खुद चेक करके सोचिए कि मैं इसमें अपने आप को कितने नंबर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, ये आपका तरीका होना चाहिए एमपीपीएससी मेंस टारगेट करने का। ठीक है, आपका प्रीलिम्स लिखना है, आप तो बिल्कुल जोरों शोरों से पूरी मेहनत लगा दीजिए कि मेंस आपका पूरा अच्छे तरीके से निकले और आपकी रैंक लगे। ठीक है, उसके लिए बस यही है कि आप टारगेट करिए हर एक चीज को। ठीक है, और मेरे साथ मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ, अच्छा इसमें जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, फिर मैंने उनको समझाया है बहुत अच्छे से आपके पीडीएफ में। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ ये नहीं नोटिस करना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मेरे पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, कि आप बस आंसर लिख लें और याद कर लें कि बस इतने में हम धन्य हो गए। नहीं, आपको कोशिश करना है कि आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर उस क्वेश्चन में थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ भी पूछ रहा है, थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन, उस आंसर को कैसे घुमाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैंने बताया आपको 50 शब्दों वाले हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप बस ये नोटिस मत करिएगा कि क्या लिखा हुआ है कि जल्दी से नोट्स बना ले, नहीं, आपको ये भी नोटिस करना है कि ये मेन क्या चीजें हैं, कैसे कुछ चेंज आप अगर यहाँ पे कंपनी को किस प्रकार लाभ पहुंचा यह पूछ ले। इसके अलावा सहायक संधि की आलोचना कीजिए या सहायक संधि का मूल्यांकन कीजिए कंपनी के लिए। ठीक है, तब आप क्या आंसर लिखेंगे, तो ये जरूर दिमाग में सोचकर चलिएगा। आपको अपना ब्रेन जो है वो ज्यादा क्या करना है, इन चीजों में लगाना है कि कैसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि पीडीएफ हमें मिल जाए, हम याद कर लें बस, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके कभी रिपीट नहीं होंगे, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये तो मत ही सोच के चलिए कि सेम ही क्वेश्चन ये आया जा रहा है, आपने लिख दिया और आपकी रैंक आ गई। ठीक है, तो मतलब आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है और अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग ज्यादा से ज्यादा करना है। आप किसी ना किसी को ऐसा करिए, मतलब आपके पास एक ऐसा गाइडेंस या ऐसा एक टीचर होना चाहिए जो आपको सही प्रॉपर गाइडेंस दे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया, सहायक संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार लाभ पहुंचाया। ठीक है, इसमें बताना है किस प्रकार लाभ पहुंचाया। हमें 9 से 10 लाइनें मिली हैं, सीधे हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो सहायक संधि एक लाइन बता देंगे, किसने चालू की, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1797-98 में ये व्यवस्था शुरू की गई और इसके निम्न लाभ थे। सहायक संधि आप बताने नहीं जाएंगे क्योंकि ना जगह है और ना ही क्वेश्चन में पूछा है, आप सीधे बताएंगे लाभ इसके। शुरू में आपने बता दिया, छोटी सी लाइन आ गई है, लॉर्ड वेलेस्ली 1797-98 में शुरुआत। ठीक है, फिर सबसे पहले तो क्या हुआ, कंपनी की भारत में प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई। आपको पता है विदेशी कंपनी थी, यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने ऑफर देना चालू किया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमसे सहायक संधि कर सकते हैं, उसमें मेन क्या चीज थी कि हमारे जो आपकी टुकड़ी रहेगी सेना की, वो आपके राजधानी में रहेगी आपकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, लेकिन उसका खर्चा आप उठाएंगे।
तो लोगों जब मतलब राजाओं ने भरोसा करना चालू किया कंपनी पे, ठीक है, कि हाँ ठीक है आपकी खर्चा हम उठा लेंगे, आप सैनिक भेज दो हमारी सुरक्षा के लिए, तो कंपनी की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों में वृद्धि हुई। ठीक है। दूसरा, फ्रांसीसी का प्रभाव भारतीय राजाओं के राज्यों से पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि विदेश नीति कंपनी तय करती थी। आपको पता है इसमें एक चीज और बताई थी सहायक संधि में, अंग्रेजों ने क्या बोला था कि इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, विदेश नीति है, वो हम तय करेंगे। आप किससे दोस्ती कर रहे हो, आप किससे दुश्मनी रख रहे हो, ये सारी चीजें हम तय करेंगे। तो कंपनी जब ये सारी चीजें तय कर रही थी तो फ्रांसीसी का प्रभाव राज्यों से बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो गया। फ्रांसीसी इंटरफेयर कर ही नहीं पा रहे थे किसी भी मैटर में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेजों ने पहली बात तो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ाई, फिर अपना जो दुश्मन था फ्रांसीसी कंपटीटर उस टाइम पे वही था ना सबसे बड़ा, उसको रास्ते से हटा दिया। ठीक है, फिर इस संधि से कंपनी को भारतीय राजाओं के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाने में मदद मिली। अब सोचिए कितना बड़ा खेल गए अंग्रेज, है ना, मतलब उनको ये था कि हमारी सेना बड़ी हो रही है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, अंग्रेजों ने राजाओं को क्या बोला कि हम आपकी सुरक्षा के लिए सेना रख रहे हैं, तो खर्चा भी आप ही उठाएंगे। मतलब ऐसा हो कि मैं बोलूं कि मतलब खाना मुझे है, पेट मेरा भर गया, लेकिन बिल आप दोगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही अंग्रेज कर रहे थे कि फील हो रहा है, मैं ऐसे फील करवाऊं सामने वाले को कि मैंने नहीं खाया, तुमने खाया है, तो बिल तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। ऐसे ही ये दिखाते थे राजाओं को कि भाई तुमने अपने लिए अपने पास रखवाई है सैनिक टुकड़ी, तो सीधी बात है खर्चा तो तुम ही उठाओगे। और इस चक्कर में धीरे धीरे जब अलग अलग राजाओं ने क्या कर लिया, अपना खर्चा उठाना शुरू कर दिया अंग्रेजों के सैनिकों का, तो उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार कर ली। ठीक है, बहुत ही लाभ हुआ। आप सोचिए ये 1797 में है ना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्होंने क्या हुआ, एक बड़ी सेना बना ली, क्योंकि ये विदेशी कंपनी थी, सिर्फ व्यापार करने आई थी, तो उसके लिए बहुत कठिन था कि वो मेंटेन कर पाए बहुत बड़ी सेना या किसी राज्य पे कब्जा कर पाए। लेकिन जैसे ही क्या हो गया था, बक्सर का युद्ध हो गया, फिर उन्होंने जीत लिया बंगाल विहार का एरिया, अब वो वहां से सारी चीजें मेंटेन करने लग गए, तो उन्हें कहीं ना कहीं सेना की जरूरत थी कि मान लीजिए कोई हमला करता है, जैसे उस टाइम पे उनका मेन मतलब हमला करने के में मराठा, मैसूर, सिख, ठीक है, ये अवध, ये सारे जो थे वो किसी भी टाइम हमला कर सकते थे। तो उन्होंने बहुत चालाकी से सहायक संधि लाई, बीच बीच में फूट डलवाई और खुद अपन क्या बन गए, दोस्त बन गए। ठीक है, कि हम आपकी सहायता के लिए हैं, आपके यहाँ हम सेना रखेंगे, खर्चा आप उठाइए। ठीक है, फिर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज कोई संघ या गुट बनाने में वंचित हो गए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैसूर हो गया, मराठा हो गया, बहुत ताकतवर थे उस टाइम पे। ये मतलब माना जा रहा था कि मराठा अगर पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं हारते तो कहीं ना कहीं वो क्या करते, एक साम्राज्य बनाते दिल्ली में। ठीक है, हिंदू साम्राज्य बनाने वाले थे। लेकिन जैसे ही सहायक संधि धीरे धीरे हुई, मान लीजिए वो पानीपत तो हार ही गए युद्ध में, उसके अलावा अंग्रेजों ने भी छोटे कुछ बीच बीच में राजाओं से सहायक संधि कर ली और इकट्ठा करने से मतलब रोक दिया, क्योंकि अगर एक साथ पूरे भारत के राज्य के जो राजा हैं वो आते अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्हें पता था कि हम कहीं ना कहीं हार जाएंगे। तो उन्होंने ऐसी मतलब चालाकी दिखाई कि सहायक संधि करिए, आपकी हम सुरक्षा करेंगे, आप उसका खर्चा उठाइए हमारी सेना का। ठीक है, तो सेना भी बढ़ रही थी। उसके अलावा संघ नहीं बनाने दिया, क्योंकि विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में थी। ठीक है, उसके अलावा सामरिक महत्व के स्थानों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब देखिए कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ा लिया। जैसे आपको पता है बिहार बंगाल का एरिया जो था कंपनी के अंडर में था, लेकिन बगल में जो अवध वाला इलाका था वो क्या था, उसने सहायक संधि कर ली कि भाई हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और इसके साथ साथ ये पूरा का इलाका जो है इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जो सामरिक महत्व के स्थान थे और जो कोस्टल इलाका था वहां भी धीरे धीरे इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया कंपनी ने। फिर इस संधि के माध्यम से कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाओं का काफी विस्तार हुआ। जैसे मैंने बताया इतने में कंपनी डायरेक्ट रूल कर रही है, लेकिन अवध वाले एरिया में क्या कर लिया, सहायक संधि कर ली, और अब वो बोल रही है कि जो भी आपके एक्सटर्नल अफेयर है हम देखेंगे। तो धीरे धीरे कंपनी का एरिया यहां से ना होकर अब इतना बड़ा होने लग गया। ठीक है, तो साम्राज्यवादी जो उसकी नीति थी उसका विस्तार होने लग गया। ठीक है, और राजाओं को तो लग ही रहा था कि बिल्कुल अंग्रेज तो हमारे भक्त हैं, हमारे लिए ही आए हैं, तो हमारा अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है, बहुत से राज्य कंपनी के नियंत्रण में आ गए, जिससे कंपनी के आर्थिक एवं व्यापारिक हितों को काफी लाभ पहुंचा। अब जैसे मैंने बताया अवध उसके अंडर में आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अवध से जो भी माल जाएगा अंग्रेजों का वहां पे कर नहीं लगेगा। ठीक है,
उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, मतलब अवध का जो राजा है वो खुद सपोर्ट करेगा अंग्रेजों को बहुत सारे व्यापार के लिए और सारी चीजों के लिए, तो इससे व्यापारिक लाभ बहुत ज्यादा हुआ। तो आप देख रहे हैं कैसे मतलब एक सिंपल सी सहायक संधि लेकर आए जो कि दिख सिंपल रही है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक थी अंग्रेजों के लिए। एक तो उन्होंने सेना बढ़ा ली, ठीक है, पैसे राजा देंगे। दूसरा, आपस में राजा जो एक साथ होकर अंग्रेजों को भगा सकते थे, क्योंकि उसने जब जैसे ही युद्ध जीतना चालू किया तो डर आ सकता था राजाओं के बीच कि कहीं अंग्रेज तो नहीं पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे, या ये तो नहीं सोच रहे। तो अंग्रेज कभी नहीं दिखाते थे कि हमारा कोई मूड है मतलब कब्जा करने का, हम तो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे सहायक संधि की और बोला कि हम सिर्फ आपकी विदेश नीति देखेंगे, विदेश नीति में हम डिसाइड करेंगे आपका दुश्मन कौन होगा, दोस्त कौन होगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी को यहाँ से बिल्कुल भगा दिया, फ्रांसीसी बेचारे इंटरफेयर ही नहीं कर पाए किसी भी चीज में। उसके अलावा गुट नहीं बना पाए राजा कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ, सब अलग अलग ही लड़ते रह गए, चाहे वो मराठा हो चाहे मैसूर हो, ठीक है। फिर नियंत्रण बहुत क्षेत्र पे इनका आ गया धीरे धीरे, तो इनका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। सेना तो उन्होंने मेंटेन कर ही ली थी, इसके अलावा पैसे भी बहुत ज्यादा आने लग गए, तो बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी हो गई किसकी, अंग्रेजों की भारत में, ठीक है, इस सहायक संधि के कारण। एक सहायक संधि और धीरे धीरे ऐसे ही जड़ें फैलाना चालू की अंग्रेजों ने, और उसके बाद आप जानते ही हैं कि पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया सहायक संधि। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा मैंने क्या बताया है। शुरू में प्रतिष्ठा शक्ति, फिर फ्रांसीसी का प्रभाव कम हुआ, पूर्णता समाप्ति हो गया लगभग, फिर ठीक है उनके खर्च पे बड़ी सेना मेंटेन कर ली, फिर संघ गुट नहीं बना पाए, सामरिक क्षेत्रों पे नियंत्रण हो गया, साम्राज्यवादी सीमाएं बढ़ गई, और फिर उसके अलावा आर्थिक लाभ हुआ। ये हो गया लाभ, किस प्रकार लाभ पहुंचाया सहायक संधि ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह के भू राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख कीजिए। हमें भू राजस्व संबंधी सुधार बताने हैं सिर्फ शेरशाह के, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना, उससे कम कुछ नहीं बताना। तो फोकस करके रखिएगा आप कि जितनी आपके पास लाइनें हैं 9 से 10 लाइनें, उसमें क्या लिखना है, ठीक है, सिर्फ उतना ही लिखना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है कि बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। सबसे पहले बताना है निम्न, एक तो यहाँ पे सीधे लिख लीजिए कि निम्न सुधार किए, फिर बताना चालू करिए। भूमि को उत्पादकता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, उत्तम, मध्यम, निम्न। पहले क्या चल रहा था, बंजर भूमि है तो बराबर टैक्स दो, मतलब अगर कम उपजाऊ है तो भी बराबर टैक्स दो। शेरशाह ने क्या किया कि ये बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ा रहा है किसानों पे, तो आप ऐसा करिए उत्तम, मध्यम, निम्न, ऐसे आप क्या करिए श्रेणी बांट दीजिए, ठीक है। प्रत्येक श्रेणी में भू राजस्व दर उपज का 1/3 निर्धारित की गई, ठीक है, 1/3, 1/3 निर्धारित की गई किसका, उपज का। मान लीजिए बंजर जमीन जो है उसमें बहुत ही कम उपज है, उसका 1/3 दीजिए आप, मध्यम है उसका 1/3 दीजिए, और आपकी जो बहुत उत्तम है उसका 1/3 दीजिए। मतलब ये बहुत ज्यादा ध्यान में रख के बनाया गया था, किसको, किसानों को, ठीक है। फिर भूमि माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, बढ़िया बाकायदे क्या हुआ, भूमि का मापन हुआ। जैसे मैंने बताया उत्तम, मध्यम, निम्न 3 में हमने बांट दिया, तो हमने फिर क्या की, भूमि बांटने के बाद हमने सारी भूमियों का नाप भी तो लिया, तब तो हमें पता चलेगा कि बंजर भूमि का इलाका ये है, इसका उत्तम वाले का इलाका ये है, वहां से हमें 1/3 इतना लेना है, ठीक है। तो सिकंदरी गज से क्या किया, भूमि का माप ले लिया। फिर राजस्व के लिए किसानों से पट्टा एवं काबुलियत नामक 2 करार करवाए गए, ठीक है। आपके जो किसान हैं उनसे पट्टा करवाया जाता था कि ठीक है आपके यहाँ इतनी जमीन है, इतनी मध्यम, इतनी उत्तम, उसमें 1/3 आपका इतना आएगा उपज का कर, और आपको इतना कर देना है, और ये पट्टा और काबुलियत करवा लेते थे पहले ही कि आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है। फिर राजस्व नगद या अनाज किसी भी रूप में देने की छूट थी कि आपको अगर लगता है नगद देना है तो ठीक है, अनाज के रूप में देना है तो आप अनाज के रूप में भी दे सकते थे, तो दोनों ऑप्शन रखे हुए थे। फिर कर वसूली में मध्यस्थों का कोई स्थान नहीं था। शेरशाह को पता था कि जो बीच में बिचौलिए होते थे वो मतलब एक तो राजा के कोष में, वहां पे भी राजकोष में भी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि बीच में पैसा खा लेते थे, किसानों से बहुत ज्यादा वसूल करते थे तो किसानों को भी प्रॉब्लम होती थी। तो ये चीज हटाने के लिए क्या किया, शेरशाह ने मध्यस्थों को हटा दिया, सीधे जो है वो राजा कंट्रोल करके रखता था, करके पूरे मतलब माध्यम में कर लेने जाते हैं तो वो भी आपके कौन, शासन के ही आदमी रहेंगे। तो ये सारी चीजें शेरशाह ने भूमि राजस्व सुधार में करवाई, ठीक है। मध्यस्थों को हटा दिया, अकाल से निपटने के लिए अलग से कर लिया जाता था। मान लीजिए किसी रीजन में अकाल है तो फिर उसके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था अकाल से निपटने के लिए।
फिर लगान निर्धारण के समय अत्यंत नरमी लेकिन वसूली के समय सख्ती से पेश आया जाता था। जब का पट्टा और काबूलियत बनता था तब बहुत नरमी आती थी। उन्होंने बोल दिया कि नहीं देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, उत्तम वाली हमारी थोड़ी कम है, मध्यम वाली है, मध्यम वाली में लिख लीजिए, ठीक है, तो हम इतना आपको टैक्स देंगे। तो उस टाइम पे मान जाते थे जो आपके ऑफिसर्स होते थे। लेकिन जब वसूली की जाती थी, एक बार आपका बन गया पट्टा काबूलियत, तो अब उसमें जो भी लिखा है आपको उतना देना ही पड़ेगा। तो वसूली के टाइम क्या होता था, बड़ा स्ट्रिक्ट रूप से वसूली होती थी, ठीक है। तो ये देखना है आपको शेरशाह के भू राजस्व संबंधी सुधार कौन कौन से थे। इसमें सारी जितनी भी चीजें हैं वो किससे रिलेटेड थी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है, उनके पास जैसी जमीन है जिस हिसाब से उपज हो रही है उस हिसाब से ही क्या हो, उनको टैक्स देना हो। उसके अलावा टैक्स 1/3 था, ठीक है, 1/3 था, तो ज्यादा भी नहीं था। फिर भूमि का माप बकायदा हुआ था जिससे मतलब प्रॉपर आपका कर इकट्ठा हो। उसके अलावा मध्यस्थ हटा दिए गए थे कि मध्यस्थों का कोई बिल्कुल नामो निशान नहीं था, सीधे जाके जो अपनी ऑफिसर्स हैं वो वसूल करेंगे। उसके अलावा अकाल से निपटने के लिए मान लीजिए एक रीजन में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेके वहां के किसानों को, लोगों को लाभ पहुंचाया जाता था। उसके अलावा क्या था कि जब नरमी बरती जाती थी, जब लगान निर्धारण होता था, और उसके बाद जब वसूल करते थे तो सख्ती बरती जाती थी। ये हो गया आपका शेरशाह के भू राजस्व संबंधी सुधार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए, बलबन द्वारा कुशल प्रशासक के रूप में किए गए कार्यों का उल्लेख। अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं ले रही हूँ सिंपल ले रही हूँ, उल्लेख करिए, वर्णन कीजिए, क्या है, विशेषताएं बताइए, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अगर यहीं पे आ गया कुशल प्रशासक के रूप में किए गए कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तो ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तो क्या चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे कि आपको कैसे क्या आंसर लिखना है, ठीक है। एक गाइडेंस की तरह आप मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें प्रॉपर इसमें बताऊंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहां से मुझसे बात कर सकते हैं, तो आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप जरूर पूछिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे कुशल प्रशासक के रूप में क्या क्या काम किया, तो ये हुआ निम्न कार्य किए, ठीक है। सबसे पहले सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपको पता है बलबन ने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्यों किया था, जिससे सुल्तान की शक्ति, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा पुनः स्थापित किया जा सके। ये लोग, क्योंकि आपको पता है कि क्या हुआ करते थे, आपके जो गुलाम वंश है उनके थे, ठीक है, तो जो राजा था उसकी इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं थी समाज में, ठीक है। तो बलबन ने क्या किया, उसको हटाने के लिए, मतलब जैसे आपका हो गया इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया, रजिया के बाद उसके जो भाई आए, तो उनकी इतनी मतलब थी नहीं प्रतिष्ठा। तो बलबन ने ये चीज हटाने के लिए अपना राजत्व सिद्धांत लेकर आया, ठीक है, जिसमें क्या किया उसने, आपको पता है पैबोस हो गया, सजदा हो गया, ये सारी चीजें चालू की थी बलबन ने। फिर तुर्कान ए चिहलगामी का अंत, ठीक है, आपको पता है 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, उसका अंत कर दिया बलबन ने। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, आपस में क्या कर रहे थे, प्रशासन अच्छे से काम नहीं करने दे रहे थे, बहुत सारे आंतरिक षड्यंत्र कर रहे थे, तो उन सबका अंत करवा दिया। उसके अलावा गुप्तचर विभाग का संगठन किया, मतलब बलबन को पता था कि आंतरिक शांति और बाह्य शांति दोनों के लिए एक प्रॉपर गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गुप्तचर विभाग एक बनाया, ठीक है। तो ये हम कुशल प्रशासक के रूप में पढ़ रहे हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या चेंजेस करेगा जिससे आपका नियम कानून बना रहे, शांति बनी रहे, ठीक है, लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट करें अपने सम्राट की। तो ये सारी चीजें क्या की उसने, कुशल प्रशासक के रूप में ये किया, ठीक है। फिर केंद्रीकृत शक्तिशाली सेना का गठन किया। उनको पता था कि बाह्य आक्रमण होगा, जैसे उस टाइम पे मंगोल वगैरह का आक्रमण हो रहा था, तो बाह्य आक्रमण होगा तो एक शक्तिशाली हमें सेना चाहिए होगी, ठीक है। तो एक केंद्रीकृत शक्तिशाली सेना का गठन किया। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग स्थापित किया। आपको पता है, आप इकोनॉमी वगैरह भी पढ़ेंगे और जैसे हेल्थ वगैरह सेक्टर भी पढ़ा, उसमें भी आप यही पढ़ते हैं कि किसी भी रीजन में अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे, चाहे वो जैसे आपका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, तो आप क्या करिए, एक अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, वो डिपार्टमेंट स्पेशली उसी पे ध्यान देगा। तो यही चीज बलबन ने उस टाइम पे की थी। आपकी सेना थी, बहुत शक्तिशाली सेना बनाई थी उसने, ठीक है। तो उसके प्रॉपर रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, ध्यान देने के लिए उसने क्या किया, एक विभाग बना दिया, सैन्य विभाग। नाम क्या था, दीवाने अर्ज, ठीक है। फिर कानून व्यवस्था की स्थापना, दिल्ली के चारों ओर सड़कें बनवाई,
यहाँ पे कॉमा है, कानून व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, प्रशासक के रूप में क्या करेगा, समाज में, सोसाइटी में क्या हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, तो कानून व्यवस्था की स्थापना की। फिर दिल्ली के चारों ओर सड़कें बनवाई। ठीक है, कि दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए चारों ओर सड़कें बनवाई। पुलिस चौकियां स्थापित की, कानून व्यवस्था वगैरह मेंटेन करके रखना है ना, तो पुलिस चौकियां बनवाई। फिर ये है आपका मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए उत्तर पश्चिम में एक दुर्ग श्रृंखला निर्माण कराया। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ये इंडिया वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये जो रीजन था आपका, यहां से ही आपको पता है कि यहाँ तो आपका हिमालय था। ठीक है, तो यहां से तो आ नहीं सकते थे मंगोल सिर्फ इधर से ही आ सकते थे आपके, ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया से। तो वहां पे क्या किया, बलबन ने एक दुर्ग श्रृंखला बनवाई। ठीक है, वहां पे लोगों को खड़ा किया, जिससे उनको पता चल जाए कि हमला होने वाला है या फिर मंगोल मतलब आक्रमण करने वाले हैं। तो इसके लिए पूरी दुर्ग की श्रृंखला बनवाई, वहां पे लोग मतलब स्थापित किए, ये देखते रहने के लिए कि आक्रमण वगैरह होगा तो हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आंतरिक प्रशासन और केंद्रीकृत व्यवस्था पर बल दिया। मैंने आपको बताया कि प्रशासक क्या करता है, आंतरिक व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, और जो आपका बाह्य है आक्रमण, इन सब से सुरक्षा होती रहे। तो बाह्य आक्रमण के लिए ये दुर्ग श्रृंखला बना ली अपने आप को तैयार रखने के लिए। उसके अलावा आंतरिक प्रशासन पे ध्यान दिया, कानून व्यवस्था पे ध्यान दिया। ठीक है, पुलिस चौकियां बनवा दी। फिर बंगाल, मेवात, बदायूं में विद्रोहों का दमन। जैसे ही कोई विद्रोह होता था तो बलबन बहुत ही क्रूरता के साथ उसको कुचल देता था, कि मतलब कोई भी आवाज नहीं उठा सकता, कि केंद्रीकृत, मैंने बताया था कि अपने जो पूरी व्यवस्था है केंद्रीकृत कर ली थी। बलबन सारे डिसीजन लेता था और उसने ही जैसे विद्रोह वगैरह होते थे तो दबा देता था, जिससे समाज में आंतरिक विद्रोह की स्थिति नहीं आए और बाह्य आक्रमण जितना भी हो रहा है उससे भी बचा जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका बलबन के कुशल प्रशासक के रूप में किए गए कार्य। ठीक है, राजत्व सिद्धांत हो गया, फिर तुर्काने चहलगामी का अंत, गुप्तचर विभाग, शक्तिशाली सेना, दीवाने अर्ज, फिर दिल्ली के चारों ओर सड़कें, पुलिस चौकियां, उत्तर पश्चिम में दुर्ग श्रृंखला, फिर केंद्रीकृत व्यवस्था, उसके अलावा विद्रोहों का दमन, ये प्रशासक के रूप में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी द्वारा अपनाई गई घेरे की नीति, ये दूसरी नीति आ गई। ठीक है, एक हमने सहायक संधि पढ़ी ही, ये हो गई आपकी घेरे की नीति का वर्णन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसमें आप सीधे बता सकते हैं घेरे की नीति। सबसे पहले 1765 से लेके 1813 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों द्वारा राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व की नीति अपनाई गई। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा जीते गए प्रदेशों के पास बफर स्टेट स्थापित किया गया। यहाँ पे जीते गए है आपका, जीते गए प्रदेशों के पास, यहाँ पे इसके अंतर्गत है, थोड़ा सा पीडीएफ में कुछ मिस्टेक है। इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा जीते गए प्रदेशों के पास बफर स्टेट स्थापित किया गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रीजन है यहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल है, लेकिन वो बगल वाले रीजन से क्या करेंगे, उससे दोस्ती बना के रखेंगे, जिससे कोई हमला हो तो क्या हो, इस पे हो, और ये हमारे बफर स्टेट की तरह काम करें। मतलब डायरेक्ट कोई हम पे हमला नहीं कर पाए, हमारे आगे कोई ऐसा खड़ा हो, जैसे मैं बोल दूं कि मैं किसी दोस्त को आगे खड़ा कर लूं, तो अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करे तो पहले उसको मारे फिर मेरे तक पहुंचे। ऐसे ही अंग्रेजों ने बना रखा था आपके जो यहाँ भारतीय राजा थे उनको। तो भारतीय राजाओं का राज्य जो था, आसपास के राज्य जो है उसने क्या कर रखे थे, दोस्त बना रखे थे जो बफर स्टेट की तरह क्या करें, काम करें। ठीक है, उदाहरण, बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध से संधि करके उसने यहाँ पे था बफर स्टेट बनाया। ठीक है, तो बफर स्टेट क्या है, पड़ोसी वाले से आप संधि कर लो। ठीक है, कि ना आप मेरे दुश्मन को मतलब पनाह देंगे, ना मेरे दुश्मन से उलझेंगे, दोस्ती करेंगे। ठीक है, आप हमेशा मेरी साइड रहेंगे। इससे क्या हुआ कि वो जो बीच में था, मतलब हमने क्या कर दिया, एक बीच में दीवार खड़ी कर दी, अंग्रेज इस साइड और उसके दुश्मन उस साइड। जैसे मराठा उस टाइम पे काफी एक्टिव थे, तो अंग्रेजों को मेनली मराठाओं से डर रहता था कि वो आक्रमण कर सकते हैं, तो उसने अवध को बीच में बना लिया बफर स्टेट, कि पहले मराठा आएंगे तो अवध को निपटाएंगे, उसके बाद हमारे यहाँ आएंगे। ठीक है, तब तक हम देख ही लेंगे कुछ ना कुछ, जिससे मराठा आक्रमण से बचा जा सके। ठीक है, तो अब बफर स्टेट अवध वाला क्या कर रहा था, यहाँ पे अवध वाला कर रहा था बफर स्टेट की तरह काम। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जीते गए प्रदेश को सुरक्षित रखना था, क्योंकि हम हमेशा इसका ये बताएंगे ना, करता क्या था, पहले तो हम बफर स्टेट बना लेते थे, अपने सामने हमने एक दीवार खड़ी कर ली। मेन मतलब होता था कि हमारा जो जीता हुआ प्रदेश है वो क्या हो, सुरक्षित हो। ठीक है,
लेकिन क्या हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली के आगमन के बाद सहायक संधि भी घेरे की नीति का विस्तार थी। मैंने अभी आपको बताया सहायक संधि कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थी, किसके लिए, आपके अंग्रेजों के लिए, ठीक है। अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ गई सहायक संधि की वजह से। तो वो घेरे की नीति का क्या थी, उसी का विकास थी। घेरे की नीति मतलब पहले हमने क्या किया, थोड़ी थोड़ी चीजें की कि आप ऐसा करो, हमारे दुश्मन से बस जाके मत मिलना और हम आपस में दोस्त दोस्त रहेंगे। जैसे अवध से मान लीजिए दोस्ती कर ली हमने कि ठीक है हम आपसे दोस्त दोस्त रहेंगे, आपके पे कोई हमला करेगा हम बचाने आएंगे। उसी के आगे हमने क्या किया सहायक संधि में कि जरूरी नहीं है कि जस्ट मेरे पड़ोस वाला, मतलब अंग्रेजों के जस्ट पड़ोस वाला ही क्या हो, उसका दोस्त हो। उसने कहीं पे भी, मतलब इंडिया में अब जैसे यहाँ पे इतना बड़ा है, इंडिया में अब कहीं पे भी राजा कह रहा है ना हमें हमसे सहायक संधि कर लो, ठीक है, और तुम ऐसा करो अपनी सेना हमारे पास भेज दो हमारी रक्षा के लिए, तो वो कहीं पे भी भेज देता था। तो फिर उसका मतलब मेन बफर स्टेट से नहीं था, बस इससे था कि हम क्या करें, अपना साम्राज्य थोड़ा सा बढ़ाएं और भारतीय राजाओं के खर्च पे हमारी सेना बढ़ जाए, ठीक है। तो आपकी घेरे की नीति ही का विकास होकर क्या हुई थी, सहायक संधि आई थी। परंतु समय समय पर अंग्रेजों द्वारा अपनाए अपने हितों के अनुसार हस्तक्षेप की नीति का त्याग, अहस्तक्षेप की नीति का त्याग किया गया। उदाहरण मराठा युद्ध, आंग मैसूर, जैसे द्वितीय तृतीय युद्ध होता है आपका आंग्ल मैसूर, वो इसी टाइम पे होता है। तो मतलब अंग्रेजों का ये हमेशा याद रखिएगा कि उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हम एक नीति है उसी पे लेके चलेंगे, या बिल्कुल हमने एक दिमाग में ये बैठा लिया तो हम वही फॉलो करेंगे, नहीं, समय के अनुसार वो चल रहे थे। उन्हें जब लग रहा था कि यहाँ पे हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तो घेरे की नीति, हस्तक्षेप की नीति। कहीं भी उनको फायदा दिख रहा था कि यार इससे मतलब कर सकते हैं तो ये हमारी साइड आ जाएगा तो हमारे दुश्मन कमजोर हो जाएंगे, तो वहां पे हस्तक्षेप की नीति कर रहा था। जब जैसे मराठा मैसूर युद्ध था, मराठा युद्ध था, जब उसे लगा कि करना चाहिए, वो थोड़ा कमजोर है, उनका फायदा उठाया जा सकता है, तो उन्होंने आराम से कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी थी हस्तक्षेप की नीति, जिसको घेरे की नीति भी बोलते हैं। टाइम मैंने बता दिया 65 से 13 तक चला है, ठीक है। इसी का आगे विस्तार होकर आपकी सहायक संधि बनती है। फिर मैंने बता दिया कि ये क्या बनाते थे, बफर स्टेट बनाते थे। क्यों बनाते थे, अपने जो जीते हुए प्रदेश थे उनको सुरक्षित रखने के लिए बनाते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपकी घेरे की नीति से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अभी हम इसके आगे और नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कैसे आपका मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं, कैसे मेन पॉइंट लिखने हैं। इसमें आप देखिए मेन पॉइंट मैंने बताए हैं। घेरे की नीति का वर्णन, घेरे की नीति कब स्टार्ट हुई, क्या थी, उद्देश्य क्या था, फिर उसके अलावा इसके मतलब आगे महत्व क्या हुआ, तो महत्व हमने बताया सहायक संधि इसी का विकास थी। फिर हमने बता दिया कि जरूरी नहीं थे कि ये बिल्कुल फॉलो ही कर रहे थे, हमेशा अंग्रेज अपने अनुसार काम कर रहे थे, अपने मतलब लाभ के अनुसार कि हमें किस चीज में लाभ मिल सकता है उसके अनुसार काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिएगा, कोई भी डाउट है आप पूछिए मुझसे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और जब ठान ही लिया है तो मेहनत अच्छी करिए, ठीक है, जी जान लगा दीजिए। फाइनल रैंक तक आपको जाना है तो बिल्कुल लगे रहिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, पेपर कोई भी टफ या आसान नहीं होता, मैं हमेशा बोलूंगी पेपर कोई भी टफ या आसान नहीं होता, आपकी तैयारी कम या ज्यादा होती है। आप तैयारी इस लेवल की कर लेंगे तो आपको ये पेपर बहुत आसान लगेगा। तो अपनी तैयारी अच्छी रखिए, ना कि अपने आप सोचिए कि किस्मत ऐसी नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही, कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तैयारी पे पहले ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।